तो जियोपॉलिटिक्स के टर्म में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ काउंटर करते हैं एक दूसरे को, और किस तरह से चाइना कुछ ऐसी चालें चल रहा है जो इंडिया मतलब समझता तो है, डायरेक्टली समझता है, लेकिन हम उस तरह की कूटनीति को नहीं अपनाते हैं। हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है टुवर्ड फॉरेन पॉलिसी, जिस पर हम अमल करते हैं और करते हुए आए हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही नॉन अलायंस वाली उसमें रहे हैं, जहाँ पर हम किसी भी पक्ष के धर नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं हमेशा से, विषय अहिंसा परमो धर्म। बट वी नीड टू चेंज दिस कोटेशन, लाइक आफ्टर दैट कोटेशन कम्स लाइक अहिंसा परमो धर्म धर्मो हिंसा तथैव च। इट मीन्स आई विल मेक इट वेरी क्लियर इन टू द हिंदी कि धर्म के लिए की गई हिंसा वैलिड है। इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चाइना, इंडिया और अमेरिका एक ट्रायंगल, पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान भी है, तो किस तरह से इंडिया, चाइना और अमेरिका एक दूसरे के साथ ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। स्पेशली उस टर्म में बात करूंगा जब कहते हैं, चाणक्य की एक बहुत फेमस कोटेशन है कि शत्रु का शत्रु जो होता है वो हमारा मित्र होता है। तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली नहीं कहते हैं कि चाइना इज़ अवर एनिमी, पर इनडायरेक्टली और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक राइवल के तौर पे है, और हम उसको फ्रूटफुली लेते हैं, कम्पिटिटिवल वे में लेते हैं, ताकि हम उससे काउंटर कर सकें, उससे हर एक एस्पेक्ट में आगे बढ़ पाएँ। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, हर एक एस्पेक्ट में हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच जो मैं शत्रु से शत्रु वाली बात कह रहा था, उसके अंदर किस तरह से अमेरिका का जो अप फ्रंट पे जो एनिमी है आज के समय, जो ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका को कह सकते हैं सवाल कर रहा है, या ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और उभरता हुआ एक सुपर पावर के तौर पे चाइना और अमेरिका के डोमिनेंस को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अमेरिका का एक दुश्मन है चाइना, और इंडिया का कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रंट पे दुश्मन के तौर पे हम देखते हैं। हम कहते नहीं हैं, लेकिन है वो उस तरह से। तो इस तरह से किस तरह से मतलब इस तरह से चाइना भी हमारे लिए एक थ्रेट है दुश्मन के तौर पे। तो दुश्मन का दुश्मन यानी अमेरिका और इंडिया एक तरह से दोनों आपस में मित्र बन चुके हैं, और पहले से भी थे, हमारे डिप्लोमेटिक संबंध थे, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया जो ट्रम्प के आने के बाद इस बार के उसमें। तो हम देखेंगे कि इस खेल के अंदर, यानी कि इंडिया, चाइना और अमेरिका के इस खेल के अंदर इंडिया कहाँ खड़ा है, और खड़ा ही नहीं, हम इसके अंदर कोशिश करेंगे तीन सबसे बड़े सवाल जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि अदर जगह आपको नहीं मिलेगा। चाहे न्यूज़ चैनल्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स पर तो आपको ही पता है कि क्या मिलता है, हिंदू मुस्लिम एंड अदर चीज़ें। तो एक एक करके हम तीनों सवाल आपसे पहले बताएंगे कि हम ये सवाल पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इन सवालों के जवाब को हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया इसके अंदर कहाँ स्टैंड करता है और इसका काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर है कि पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना की कुछ ऐसी चालें जो इंडिया नहीं समझ पाया है अब तक। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसको एलोबरेटली बढ़िया से कवर करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर ही। मैं बता देता हूँ कैसे चाबहार में कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हो गया उसका, सी पैक में उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हो गया उसका इन्वेस्टमेंट, और भी हमारे आइलैंड्स के अंदर, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा, अमेरिका इंडिया को कैसे यूज़ करता है टू टैकल चाइना। जैसे मैं इसका भी थोड़ा बहुत एक हल्का सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि क्वाड के बारे में आपने सुना होगा कि क्वाड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका, ये चार कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन ओशन के अंदर अपने डोमिनेंस को और साउथ एशिया के अंदर अपने डोमिनेंस को और भी मजबूत करने के लिए और चाइना की बढ़ती हुई पावर को कम करने के लिए, स्पेशली इन इंडियन ओशन एंड साउथ एशिया के अंदर, जहां चाइना अपने डोमिनेंस को बढ़ावा दे रहा है, कैसे पैसे से, इन्फ्लुएंस से, पावर से, और आए दिनों वो अपने मनचाही चीज़ें करता है, उसको टैकल करने के लिए हमने क्वाड बनाया। ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि दो महाशक्तियाँ, एक तो इस्टेब्लिश महाशक्ति यानी कि एक इस्टेब्लिश पावरफुल नेशन है, पावर डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, और एक चाइना जो कि डेवलप्ड तो है ही, लेकिन वो एक डेवलपिंग सुपर पावर के तौर पे देखा जा रहा है आने वाले समय के अंदर। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो प्यारा भारत है वो कहाँ स्टैंड करता है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सवाल था कि वो चार चालें या कुछ ऐसी चालें जो कि चाइना कुछ सालों से इंडिया के खिलाफ चल रहा है, जो कि हम समझते हैं पर हम उसको डायरेक्ट टैकल नहीं कर पा रहे हैं या काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला 2020 का इंसिडेंट आपको याद होगा, जहाँ पर हम बेसिकली रिसेंट इंसिडेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे 2020 और 21 तक से लेकर अब तक के, जहाँ पर आपने 2020 में गलवान वैली वाला इंसिडेंट सुना ही होगा, जहाँ पर हमारे 20 जो मैं
सहानुभूति देता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 20 वीर जवान, 20 हमारे देश के शूरवीर, जिनकी गाथा युगों युगांतर तक हमारे दिल में, हमारे इतिहास के पन्नों में रहेगी, उनकी शहीदी हुई वहाँ पर। और इंडिया चाइना का रिलेशन जो ज़मीनी स्तर पर था उसका एक्सपोज हुआ, सामने आया, लोगों को लगा कि नहीं नहीं, उधर हमें भी बॉर्डर की ज़रूरत है। और वहाँ पर ऐसा हमने ट्रीटी भी साइन किया हुआ है चाइना से कि हम वहाँ पर कोई भी बंदूक एंड आर्म्स लेकर हम वहाँ पर नहीं बैटल कर सकते। तो वहाँ पर हमने, सबसे बड़ा लॉस था हमारे लिए कि हमारे 20 जो जवान थे वो वहाँ पर मारे गए। उसके बाद हमने एक छोटा मोटा सा, एक कह सकते हैं, स्टेप लिया चाइना को काउंटर करने के लिए। मुझे बहुत हंसी आती है चीज़ को कहते हुए, क्यों? क्योंकि हमने उनके ऐप्स को बंद कर दिए, हमने वीज़ा को बंद कर दिया, फ़्लाइट्स बंद कर दिया। दैट वुड बी नॉट अ नाइस थिंग, मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि आप, जब प्यास लगती है तब कुआँ नहीं खाना जाता है, क्योंकि वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग्स इन फ्यूचर। अब हमने तो प्लानिंग अब भारत सरकार कर ही रही होगी किसी न किसी स्तर पर, लेकिन मेरे समझ से कि इंडिया को उस स्तर पे पहले से ही तैयार रहना चाहिए था कि एनी टाइम वी कुड गेट इनटू द काउंटर विद चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी वहाँ पर जो है। लेकिन हमने भी वहाँ पर एज सच मेज़र जो कहा जाता था कि हम थ्रेट करेंगे चाइना को, हम नहीं कर पाए। उसके बाद 2021 से लेकर 2024 के बीच में जो बाइडेन की सरकार थी, बाइडेन, देखिए, ट्रम्प एंड बाइडेन वर टू डिफरेंट पीपल। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के बीच के सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि दे वर सो मच इनटू अगेंस्ट द चाइना एंड दे वर इनटू द फेवर ऑफ देयर कंट्री रिस्पेक्टिव, जहाँ पर वो चाहते थे कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर, फ्यूचर में, हमारी कंट्री का जो जियो पॉलिटिक्स सीनरी हो गया, फॉरेन पॉलिसी होगी, किस तरह से होगी। बाइडेन ने इसी टर्म में चाइना को टैकल करने के लिए क्वाड को फिर से जिंदा किया था, क्योंकि ट्रम्प की सरकार के दौरान क्वाड ऑलमोस्ट मुर्दा पड़ चुका था पिछले टर्म में। और बीच में जब बाइडेन आए तो बाइडेन ने क्वाड को और भी मजबूती से आगे लाने की कोशिश की। इसके अंदर डिफेंस डील भी हुई, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग भी हुई। इंडिया को लगा कि हमें एक रिलायबल पार्टनर मिल गया है अमेरिका के तौर पे। और जो भी चाइना और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिलेशन पहले से भी अच्छे थे। कि और इसके अंदर एक और बड़ी बात है कि जब ट्रम्प ने इधर भी 50% टैरिफ लगाया, तो उसके अंदर हमारा जो था ना, क्योंकि काउंट उनका तो दलील यही था कि भाई ये चाइना से, रसिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक रिलायबल पार्टनर की नीड थी, जो कि तुमने भरोसा दिया 2024 तक, मतलब 2021 से 24 के बीच में जो 4 साल का बाइडन का टर्म था, कि वी विल बी अ रिलायबल पार्टनर टू यू इन एनी टर्म्स, जब आपकी नीड होगी वी विल बी देयर फॉर यू। लेकिन जैसे ही वार चालू हुआ, हमें तेल की दिक्कत पड़ने लगी, हमारे यहाँ क्राइसिस बढ़ने लगा, एंड यू स्टिल सेइंग कि हम तेल ना खरीदें, जिससे हमारे लोगों के आय पर इफेक्ट पड़ता, बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता। पर इंडिया ने उस रिलायबल पार्टनर की जब नीड थी तब टेस्ट की, और वहाँ पर फेल हो गए। इस वजह से ट्रम्प का भी आपने देखा होगा कि रवैया कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी एंड XYZ 50 साल की वो बातें बकता रहता है, जो कि सठिया गया। ऑलमोस्ट 75 ईयर्स, 80 साल का बुढ़ा, वो उसके कुछ कहने वाली बात नहीं। और जब आप ये कहते हैं कि इंडिया इज़ रिलायबल पार्टनर, सो हाउ कुड यू पनिश विथ टैरिफ एंड पार्टनरशिप में ट्रांजेक्शन एंड ऑल, तुम कैसे कर सकते हो? दूसरा, अमेरिका के दबाव का नतीजा ये रहा कि पीएम मोदी चाइना भी गए। आपको बता दूं कि अगस्त में 2025 के अंदर पीएम मोदी चाइना में SCO समिट को अटेंड करने गए, जहां मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात की और ट्वीट में लिखा, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ये किसके कोटेशन थे? डोनाल्ड ट्रंप के ऑन ट्विटर। 2025 में जब इलेक्शंस के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें उन्होंने लिखते हैं कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मतलब जब मोदी जी और शी जिनपिंग एक दूसरे का के साथ फोटो ट्विटर पे पोस्ट करते हैं तो उस पर वो लिखते हैं। और इसमें देखिए अमेरिका की गलती भी थी, क्योंकि एक तरह से रिलायबल पार्टनर के तौर पे आप हमें कह रहे हैं, लेकिन बैकएंड में आपको भी पता है कि 50% से अधिक टैरिफ डालना, कि इंडिया को ये करना, वीज़ा, हमारे देशों में जो वीज़ा था उस पर अफेक्ट डालना, 50 तरह की चीज़ें उन्होंने किया था। और इसके अंदर चाइना भी सॉफ्ट हैंड से कैसे खेल रहा था, उसने भी कैलाश मानसरोवर का इनिशिएटिव किया इंडिया के साथ कि चलो हम वहाँ पर ओपन करते हैं। तो चाइना इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी नाइसर इन अ जियो पॉलिटिक्स टर्म, बट दे हैव अ वेरी वेरी वास्ट अग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया। तो हमने भी देखा कि LAC पर 60,000 से अधिक सोल्जरों को भी तैनात कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उधर से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, उधर से जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, मिलिट्री इंक्रोचमेंट था, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज हो रहा था चाइना के साइड से। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वी हैव टू एस्टेब्लिश आवर ए क्लेम कि भाई ये लैंड बिलोंग्स टू अस ऑल्सो। तो इस पे इंडिया ने 60,000 से अधिक अपने सैनिक को भी तैयार किया। और कहीं ना कहीं ये एक लॉन्गर टर्म का जो कह सकते हैं पनिशमेंट था, इंडिया को ये मिल रहा है आज के समय। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग कहेंगे कि अभी नेहरू को क्यों ब्लेम करना, द पैक्ट हैज़ बीन साइंड बाय द नेहरू। सो इसमें ब्लेम तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उस समय हम हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में नहीं होते तो चाइना 62 में अटैक भी नहीं करता। बहरहाल
अभी की बात करते हैं। देखिए इसके अंदर लेकिन अब देखिए हमने काउंटर तो कर दिया उनके ऐप्स को बैन करके, चाइना की जो स्ट्रेटजी थी हमने वीज़ा फ्लाइट बंद करके, लेकिन इसमें हम हमारे साथ ही कितना बड़ा फेलियर हो रहा है। हम इसके अंदर अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा नंबर जो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंकाएगा वो है 2024 और 25 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में बायलेटरल ट्रेड पता है कितना हुआ था? 127 अरब डॉलर। यू कैंट इमेजिन। और इसके अंदर अब एक चीज़ सुनिएगा, जो हमारे जो बायलेटरल ट्रेड थे इंडिया और चाइना के बीच में 127 अरब डॉलर था। और एक और इसके चीन 99 अरब डॉलर जो था ना इसके अंदर, वो हम ट्रेड डेफिसिट में थे। इसका मतलब कि हम चाइना से मंगा रहे थे और लगभग 30-35 अरब डॉलर के करीब हम चाइना को बेच रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमसे 2 गुना से अधिक ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं अपने यहाँ, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? लगभग 30-35 अरब डॉलर के करीब। तो आप सोच सकते हैं कि हमने लगभग आप सोचिए कि हम कह तो रहे हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, हम चाइना को टैकल कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे ना ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग उतनी मजबूत है कि हम चाइना को काउंटर कर पाएँ, ना ही हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ हम चाइना को काउंटर कर पाएँ। तो इसके कारण हमें यहाँ पे भी ड्रॉबैक देखना पड़ता है, क्योंकि आप 99 10-50 ऐप्स को बैन कर देने से चाइना पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसका मार्केट बहुत है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है मेरी चाइना। तो ये एक हमारे साथ था। देखिए इसके अंदर मैंने देख रहा था तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट थे, फार्मास्यूटिकल के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का 55% चाइना से आता है। सोलर पैनल जो है वो अब 80% डिपेंडेंसी है ना वो चाइना पे थी हमारी। अभी भी कम हुई है लेकिन 80% उस समय थी चाइना पर डिपेंडेंसी। अब आप सोच सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना सप्लाई रोक देना तो इसका 90 डेज़ के अंदर इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा। अभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं बता रहा हूँ, खिलौने से लेकर आप एक एक चीज़ उठा लीजिए, एक एक चीज़, टोपी, कपड़ा, जूते, 50 चीज़ ऐसे हैं जो कि चाइना बनाता है और इंडिया के अंदर बेचता है। और इसके अंदर ये सब भी नहीं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल, टनल बोरिंग मशीन, इन सब में भी इंडिया बड़े पैमाने पे चाइना पर निर्भर करता है। और एक यही कारण है कि चाइना हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट बना हुआ है। नॉट अ मिलिट्री एस्पेक्ट से हम उसको थ्रेट देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उस ये एक इकोनॉमिकली तौर पे वो हमारे लिए थ्रेट के तौर पे है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से अमेरिका और चाइना की भूमिका जो थी इसके अंदर, वो इंडिया को यूज़ किस तरह से किया गया, और किस तरह से जो अमेरिका था वो इंडिया का यूज़ किया इसके अंदर। तो एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की 3 जो मेजरली यूज्ड चीज़ें थी मैं आपसे एक शेयर करूँगा। 2020 के बाद जो क्वाड को एक्टिव किया गया चाइना के खिलाफ काउंटर करने के लिए, मैंने उसमें बता दिया कि किस तरह से डिफेंस डील साइन की गई चाइना के ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, जहां पर F-18 जेट्स, प्रेडेटर ड्रोन्स, चाइना 500 मिलियन सेमीकंडक्टर को लेकर इन्वेस्टमेंट एंड XYZ किए गए। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर इंडिया दूसरी चाल अमेरिका की इंडिया के खिलाफ टैरिफ से पनिश कर देना, 50% से अधिक टैरिफ लगा देना इंडिया पर, क्योंकि वो रसिया से तेल खरीद रहा था। तीसरा, चाइना चाइना के खिलाफ इंडिया को किस तरह से अपलिफ्ट किया गया आपको मैं बताता हूँ। एक हाथ से 500 मिलियन से अधिक सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में किए गए। आप सोचिएगा, और चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां, एनवीडिया से लेकर अमेजन से लेकर कई सारी कंपनियां, गूगल ने भी वाइजैक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। 500 मिलियन डॉलर से अधिक की इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर की गई, लेकिन साथ ही साथ आप 50% से अधिक टैरिफ हमारे देश के प्रोडक्ट्स पर लगा रहे थे। तो ये एक दोहरा चरित्र था अमेरिका का इंडिया के खिलाफ। और यही नहीं था, आप इस चीज़ को हिस्टोरिकली भी जाएंगे ना तो आपको मिलेगा कि किस तरह से वो पाकिस्तान का यूज़ करता था, और पाकिस्तान के थ्रू किस तरह से जब हमने पहली बार अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया पोखरण में, तो कैसे हमारे ऊपर टैरिफ अमेरिका के द्वारा डाल देना, या पाकिस्तान के साथ कारगिल के युद्ध के दौरान अगर रसिया अपने 72 के दौरान भी, 72 के दौरान भी अगर रसिया अपने नेवी नहीं भेजता तो उस वक्त अमेरिका अपनी नेवी भेज रहा था कि इसको पाकिस्तान को कि जाओ आप तुम इंडिया से लड़ो। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था इसके अंदर। अब हम बात करेंगे कि चाइना के ऊपर कौन सा बड़ा थ्रेट बन रहा है और चाइना अपकमिंग ईयर्स के अंदर कैसे फंसने वाला है, उस पर भी एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली चाइना अपनी डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश करता है। जैसे उसके बॉर्डर्स तो बहुत कम कंट्रीज़ के साथ लगते हैं, लेकिन वो विवादों में बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ रहता है। सबसे बड़ा है कि ताइवान और साउथ चाइना सी में जो है ना एक बहुत मेजरली लेवल पे उनके साथ एक वो बैटल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए चाइना हमारे साथ खेल रहा था किस तरह से, सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पाकिस्तानियों को सपोर्ट करके टू इन्फिल्ट्रेट करो इंडिया के अंदर, टू डिस्टेबलाइज इंडिया।
अब इंडिया ने इस चीज़ को भी काउंटर के तौर पे किस तरह से यूज किया है। इंडिया सेड कि आप हमारे कंट्रीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें करोगे तो लेट सपोज हम भी करेंगे, और कैसे करेंगे, वी विल डू इन अ लीगल मैनर। ताइवान के लोग वहाँ क्लेम करते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिया स्टार्टेड सेइंग कि हम भी इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करेंगे किसको, ताइवान को। और ताइवान पे हमेशा से चाइना क्लेम करता रहा है कि चाइना कि वो हमारे देश का भाग है, हमारे देश का भाग है। और इसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व है कि ताइवान को फुली सपोर्ट किया है, ताइवान के साथ मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है कि भाई तुम्हारे पे अटैक होगा तो हम भी वो करेंगे। और साउथ चाइना सी के अंदर देखिए, साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया चाइना को टैकल कैसे कर रहा है। वियतनाम के साथ हमने ऑयल ऑयल पैक्ट साइन किया है, जहाँ पर वियतनाम की ऑयल रिफाइनरीज के अंदर ऑयल निकालेंगे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और उसको बेचेंगे। तो ये भी एक चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं पर एक इरिटेशन का जरिया हो सकता है, और है भी, क्योंकि वो चाहता है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर केवल और केवल चाइना का ही वहाँ पर कंट्रोल रहे। और इसके अंदर विधवा अगले, हाँ ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि चाइना इसके अंदर एक वो चाइना की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बेहतरीन चालें हैं जो इंडिया के खिलाफ वो चल रहा है, और इंडिया इसके अंदर फंसता हुआ दिख भी रहा है। एक एक करके उस पर भी देखिए। सबसे पहले आपने सीपेक सुना होगा, या वो नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट को 100 साल के लिए, मतलब 100 साल के लिए उसने क्लेम ले लिया है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के अंदर मास लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट करना, ये आप दिक्कत पता है क्या आती है इसके अंदर। चाइना केम अप विथ एन आइडिया कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फलाना कंट्री के अंदर, जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो आता तो है, लेकिन दे स्टार्टिंग यूजिंग दियर लैंड एज अ सर्विलेंस फॉर नेबरिंग कंट्रीज। म्यांमार में, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट तो उसने की, लेकिन उसी लैंड का यूज़ करके सर्विलांस करता है किस पे, इंडिया बॉर्डर पर, इंडिया के आसपास के लोकेलिटीज़ पर, कि भाई क्या चल रहा है इंडिया के अंदर, क्या चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आपके इन्वेस्टमेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान का यूज़ करना है शैडो वार के लिए, फंडिंग करना कि जाओ भाई तुम वहाँ पर लड़ाई करो, उनके लोगों से लड़ो, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत था। पानी का साइलेंटली यूज़ करना, अब ये दोनों दोनों पार्टियाँ यूज़ कर रही हैं। ब्रह्मपुत्रा को टारगेट, ब्रह्मपुत्रा को एज अ यूज़ करना कि हम पानी नहीं डालने, पानी नहीं देंगे। इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, हम तुम इधर करो, हम पाकिस्तान के साथ करेंगे। तुम ब्रह्मपुत्रा के साथ डैम बनाओगे, बनाओ, हम तुम नॉर्थ ईस्ट में फ्लड एंड वो लाने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारे साथ इधर लगने की कोशिश करेंगे। जो कि हमने पाकिस्तान के साथ इंदस ट्रीटी, इंदस वैली ट्रीटी हमने जो तोड़ दिया है, मतलब थ्रेट में उसको रखा है। और साथ ही साथ चाइना की नेवी का जो कह सकते हैं इंटरनेशनल वाटर में, वो भी स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर किस तरह से इंसर्जेंसी बढ़ रही है, उसका जो कह सकते हैं अब पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो हमारे लिए एक थ्रेट है। म्यांमार के अंदर म्यांमार कह रहा हूँ, जो श्रीलंका के अंदर जो पोर्ट उसने ले लिया, उसके कारण पाकिस्तान के कई सारे पोर्ट पर, चाबहार और क्वादर पोर्ट पर भी, पाकिस्तान के क्वादर पोर्ट पर उसका कंट्रोल होना, तो हमारे लिए एक थ्रेट का जरिया है, क्योंकि दे यूज़ ऑल दिस थिंग्स टू सर्विलेंस ओवर इंडिया। और अब ये एक थ्रेट तो है हमारे लिए, लेकिन इन सब के बीच इंडिया कहाँ खड़ा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया इसके अंदर अपने आप को किस तरह से कोएग्जिस्ट कर पा रहा है। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग से ही, मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट वाली रही। अब हम उसको नॉन अलाइनमेंट ना कह के मल्टी अलाइनमेंट लेवरेज कह रहे हैं। कैसे, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे हमने पहले कहा कि हम दोनों साइड से नहीं है, हम वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। यूएसए और रसिया के बीच में जो लड़ाई हुई, मतलब यूक्रेन वाले में, हमने कहा हम पीस के साइड है। वी चूज़ आवर पीपल कि तेल हमें कहाँ से लेना है, रसिया से लेना है। हम सऊदी अरेबिया से फर्टिलाइज़र का डील कर रहे हैं, चाइना से डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है। यूक्रेन पर भी थी हमारी डिपेंडेंसी, एलएसी पर हम भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि काउंटर साइड नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर हमें ही दिक्कत होगी। डिफेंस बजट हमने इस बार भी बढ़ा दिया है इसके अंदर, और डब्ल्यूटीओ के अंदर जाकर अमेरिका के टैरिफ को हम चैलेंज भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ग्लोबल ऑर्डर पर खुद की पावर को, अफर्मेशन जो अपने पास थी उसको हम दिखा रहे हैं कि नहीं, आपके कहने से आपकी जो वर्ल्ड के अंदर मोनोपोली थी, जो आप कहते थे वो नहीं होगा अब।
अब हम भी एक मल्टी पोलर कंट्री चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक ही पावर सेंट्रलाइज ना हो, अमेरिका जैसे कंट्री या रसिया जैसे कंट्रीज़ के पास, और सारे लोग हों, उनके विचारों को जाना जाए, उनकी चीज़ों को सुना जाए इसके अंदर। लेकिन इन सब के बीच हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि हम चाइना से डिपेंडेंसी कम करें। हमने अभी बताया था कि 99 बिलियन जो है वो डेफिसिट है हमारे ऊपर, उस चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा, चाइना पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। और चाइना को रिप्लेस करना इस बहुत बहुत टफ है। मिलिट्रीली भी चाइना बहुत हमसे आगे नहीं, पर हाँ दे आर इन एडवांसमेंट। हाँ, उनके पास 6 जनरेशन 7 जनरेशन बना रहे हैं फ्लीट, उनके पास सबमरीन्स है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें भी वो वाली तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने नेबर्स को इन्वेस्टमेंट के जरिए। हम देते हैं लेकिन हम दुनिया पे उसको पोर्ट्रे नहीं करते, हम चिल्ला के नहीं बताते कि हमने भी किया है। चाइना की आदत है कि वो करेगा छोटा सा और हल्ला मचाएगा कि बहुत सारी चीज़ें। और वाटर सिक्योरिटी जो है हमारे लिए एक नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी ना जब हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। क्वाड इसलिए बनाया गया था क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर स्पेशली, नॉट कि हम जैसे चाइना जो साउथ चाइना सी कहता है ना, वो साउथ चाइना सी कहता है, उसको खुद से कहता है, वो दुनिया पे क्लेम करवाता है खुद से, उस दुनिया उसको नहीं कहती। लेकिन इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहा जाता है, पूरी दुनिया कहती है इंडियन ओशन, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू इंडिया ओनली। श्रीलंका ऑल्सो से एक्सेप्ट कि हाँ भाई ये इंडियन ओशन, ये बहुत सारे लोग। तो चाइना जो है ना अभी एक बहुत ही बड़ा पावर के तौर पे धीरे धीरे उभरता हुआ आ रहा है सितारा। लेकिन वो इंडिया में भी बहुत लेवल पे वो थ्रेट के तौर पे देखा जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिपेंडेंसी हमारी इतनी है ना कि उसको कम करने में या तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, या तो फिर बहुत ड्रास्टिकली और बहुत एब्रप्टली करना होगा। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना होगा। और यही एक हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ हमें डिफेंस बजट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। काउंटर टेररिज्म के लिए जो ब्लॉकेड यूज़ करता है चाइना आसपास के इलाकों के अंदर, उस तरह की चीज़ें भी हमें करनी पड़ेगी। स्पेशली जब बात आती है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पे बिल्ड करना। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, नेपाल जैसा छोटा देश लिपू लेक और इन सारे रीजन को कहता है कि हमारे पार्ट है, उत्तराखंड का, हमारे ग्रेटर नेपाल का मैप बालन शाह जो है पोस्ट कर देते हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है। बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बनाता है। मजाल है कि चाइना के आसपास की कंट्री कह दें, वियतनाम, ताइवान, ये सब कुछ नहीं बोलते। चाइना इनको चाटे मार के रखता है। लेकिन वी डू गिव अ लेवरेज टू आवर नेबर्स की ठीक है, आपका स्वाभिमान अलग है, योर सॉवरेनिटी हैव डेफिनेटली मच रिस्पेक्ट एज ऑफ आवर्स। तो हम देते हैं उनको उतना लेवरेज देते हैं कि आप भी एग्जिस्ट करें, हम भी एग्जिस्ट करें। पर चाइना कहता है कि नहीं, इफ़ आई एग्जिस्ट आई ओनली एग्जिस्ट, इफ़ आई डू आई ओनली डू, नॉट यू, यू हैव टू बैक इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना चाहता है कि उसी से हो। तो ये एक रहा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो अगर आप यहाँ तक देख चुके होंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके जियोपॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लाइक ज़रूर ठोकिएगा, क्योंकि ये हमारी जो टीम है बैठी हुई, बहुत बड़ी नहीं पर 2 लोगों की ही टीम है, एक मैं हूँ और एक मेरा और मित्र है। तो इन दोनों लोगों की टीम ने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किया था। ये बहुत लगभग और 10-15 मिनट बढ़ सकता था इसके अंदर अगर मैं थॉरोली और डीपली जाता। लेकिन मैंने कहा कि ऊपर ऊपर की चीज़ें आपसे बात करते हैं। इफ़ आई कुड गेट सम मोर टाइम देन आई विल डेफिनेटली स्पीक अबाउट दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।